हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गति पर हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें काफी टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ लिए थे। रासायनिक बल गतिकी आपको क्या बता रही थी? किसी भी अभिक्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी। उस अभिक्रिया का वेग क्या है, स्पीड किस तरह से चल रही है, अभिक्रिया की दर, वेग को प्रभावित करने वाले कारक और क्रियाविधि क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। जिसमें कि वेग पर हमने बात करी थी कि जब कोई अभिक्रिया हो रही है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास होते हैं अभिकारक, ठीक है ना। अभिकारक धीरे धीरे आपके समाप्त होते हैं और फिर आपको उधर दूसरी साइड क्या बनना शुरू होता है? उत्पाद बनना शुरू होता है। तो अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारक के विलुप्त होने की दर पर आपका निर्भर कर सकता है, या फिर उत्पाद के उत्पन्न होने की दर पर निर्भर कर सकता है। अभिकारक के आपका विलुप्त होने की दर क्या है? जो कि उसकी सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है। पहले आपके पास उत्पाद 10 था, फिर 8 हुआ, फिर आपका 6 हुआ, फिर 4 हुआ, इस तरह से हमने देखा था। और उत्पाद वहीं पर पहले 0 था और 0 से फिर बढ़कर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ। तो उत्पाद धीरे धीरे आपका बन रहा है ना, प्रोडक्शन हो रहा है, और वहीं पर जो अभिकारक है वो चेंज होकर के उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है। तो अभिकारक की सांद्रता में क्या आ रही होगी? कमी आ रही होगी, जिसको आपने यहाँ पर रेट के रूप में देखा था कि डेल्टा आर बाय डेल्टा टी या फिर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और जिसको डेल्टा आर बाय डेल्टा टी को आपने बाद में निगेटिव में लिया था। क्यों? क्योंकि अभिकारक आपका धीरे धीरे घट रहा होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने देखी थी यहाँ पर। फिर अभिकारक के विलुप्त होने की दर आप लोगों ने यहाँ पर निकाली थी। क्या अभिकारक के विलुप्त होने की दर और उत्पाद के बनने की दर समान आई थी? तो समान आई थी, ठीक है ना। बस आपको साइन का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला। जब आप रेट अभिकारकों के टर्म में लिखेंगे तो माइनस का साइन आप लोग लगा रहे थे। देन आपका औसत दर और तात्क्षणिक दर पे आप लोगों ने डिफरेंस देखा कि औसत दर क्या है? एक दिए गए समय अंतराल के दौरान जब आप सांद्रता में होने वाले कमी या वृद्धि को कैलकुलेट कर रहे हो तो उसको औसत कह रहे हैं। और जब आप किसी पर्टिकुलर टाइम में उस दर की बात कर रहे हैं, दिए गए क्षण विशेष पर सांद्रता में होने वाली कमी या वृद्धि को नोटिस कर रहे हैं, तो उसको तात्क्षणिक कहा जाए। समझ रहे हैं? इस प्रकार से हमने इसको कैलकुलेट किया था। देन हमने अभिकारक की सांद्रता जो है और समय के बीच में यहाँ पर ग्राफ देखा था, जिसमें कि हमने औसत दर और तात्क्षणिक दर दोनों का ग्राफ देखा। उत्पाद के केस के लिए भी हमने दोनों को देखा था यहाँ पर। देन यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल भी इसका देखा था। ओके, एक अभिक्रिया हमने यहाँ पर ली थी और अभिक्रिया के लिए हमने उसका वेग, ए के घटने की दर, सी के उत्पन्न होने की दर सब यहाँ पर कैलकुलेट किया, ठीक है। हमने बोला जब भी हम अभिक्रिया का वेग निकाल रहे हैं तो अभिकारक या उत्पाद जो भी आपके पास है उनके जो रस समित्य गुणांक होंगे यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे, उससे हम क्या करते थे? उनको डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाता है? उनकी दर या वेग हमें मिल जाती है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों और उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं, उनके लिए अभिक्रियाओं का वेग जो है किसी भी एक की सांद्रता में कमी या वृद्धि को उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड का जब डिसोसिएशन हो रहा था हाइड्रोजन और आयोडीन में, तो उसको हमने यहाँ पर सॉल्व करके देखा। किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए सांद्रता आंशिक दाब के समानुपाती होती है, अतः अभिक्रिया का वेग जो है अभिक्रमक व उत्पाद के आंशिक दाब में परिवर्तन की दर से ज्ञात किया जा सकता है। देन इंपॉर्टेंट था आपका अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। तो वेग को आपका उसकी अभिकारक की प्रकृति प्रभावित कर सकती है, जिसमें कि अगर आयनिक यौगिक है तो वो तेजी से अभिक्रिया करेंगे, समझ रहे हैं, और जो सह संयोजी यौगिक है वो धीमी अभिक्रिया करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल पर हमने बात की कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से भी अभिक्रिया आपकी तेज होगी। वहीं पर अभिकारकों की अवस्था कि किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में या फिर गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था में अभिक्रियाएं बहुत तीव्र होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल आपका बहुत रैपिडली आप क्या क्या करते हैं? मूव करते हैं। ओके, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है जनरली, लेकिन कभी कभी सांद्रता बढ़ाने पर कुछ अभिक्रियाओं का वेग घटता भी है, ठीक है। कुछ अभिक्रियाओं का वेग सांद्रता से अप्रभावित भी रहता है, और वेग किसी एक अभिकारक की सांद्रता पर भी निर्भर कर सकता है। यानी दूसरे की सांद्रता, अगर दो अभिकारक हैं आपके पास
और दोनों में से हो सकता है एक पर ही आपकी सांद्रता में जो परिवर्तन आ रहा है या वेग में जो परिवर्तन आ रहा है वो सांद्रता की किसी एक में ही परिवर्तन में चेंज करने पर आपका होगा। समझ रहे हो? इससे क्या समझे कि सपोज आपके पास दो अभिकारक, मैंने बोला ए और बी है, एक ही सांद्रता में आप परिवर्तन कर रहे हैं और आपको क्या दिख रहा है कि एक ही सांद्रता में परिवर्तन करने के साथ साथ अभिक्रिया का जो वेग है उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि बी की सांद्रता में आप परिवर्तन कर रहे हैं और बी की सांद्रता में परिवर्तन करने से जो उत्पाद बन रहा है या जो अभिक्रिया हो रही है उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो यानी वो दूसरा वाला जो है बी जो है अभिकारक उसकी सांद्रता से वो क्या है, अप्रभावित है, यानी कि उस केस में वेग किसी एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है जो कि क्या है, ए है आपका। ठीक है ना? फिर हमने प्रकाश की तीव्रता देखी कि अभिक्रिया का वेग प्रकाश की तीव्रता पर भी निर्भर करता है, तापमान जो है उस पर भी निर्भर करता है। जनरली तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया आपका बढ़ जाती है। कारण हमने देखा कि तापमान बढ़ाने पर अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है और जिसमें टकराव का वेग बढ़ जाता है, और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दहली ऊर्जा वाले अणु की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि वो उस जो एनर्जी बैरियर है वहां तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेंगे, तो इससे अभिक्रिया का वेग आपका बढ़ जाएगा। ठीक है? उत्प्रेरक के लिए हमने देखा कि जो उसकी सक्रिय ऊर्जा का मान है वो कम हो जाएगा। ठीक है? उत्प्रेरक मिलाने पर अभिक्रिया, किसी कोई अभिक्रिया हो रही है उसमें आपने उत्प्रेरक का उपयोग किया है, उसकी उपस्थिति से क्या हुआ, जहां सक्रिय ऊर्जा यहाँ थी वो कम हो गई, तो अब ज्यादा आपके अणु पार कर जाएंगे, यानी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ओके, चलिए, इतनी सारी चीजें आप लोगों ने देखी थी। अभी एक नया टॉपिक है वेग, व्यंजक, स्थिरांक या वेग नियम के अंतर्गत आपको पढ़, है ना? रेट लॉ भी आप इसको देख सकते हैं कि रेट लॉ कहा जाए। ओके, एक कोई अभिक्रिया ले लेते हैं, लिखिए ए प्लस बी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो सी प्लस डी आपको दे रही है। ठीक है? इनके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास हैं इस प्रकार। ठीक है? अब देखो ये क्या है आपके, ये अभिकारक है ए और बी। सी और डी आपका क्या है, उत्पाद है। ठीक है? और यहां पर यानी कि इस अभिक्रिया में स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और डी क्या है आपके, स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं। जो कि आपने क्या बोला था कि अगर ये अलग अलग हैं तो जब आप वेग निकाल रहे थे तो वेग निकालते समय आपने उनके जो भी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा था किसी एक भी अभिकारक या उत्पाद की, वो सांद्रता में परिवर्तन को उस स्टोइक्योमेट्रिक गुणांक से आपने विभाजित किया था, तो वेग आपको प्राप्त हो गया था। ठीक है ना? अब देखिए स्टोइक्योमेट्रिक गुणांक आपको ए बी सी डी यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद जो आप रेट लिखेंगे, वेग बताएंगे कि वेग किस पर आपका निर्भर कर रहा है अभिक्रिया का, तो वेग निर्भर करेगा, वेग समानुपाती है अभिकारक की सांद्रता ए इनटू बी। ठीक है? और इनकी पावर एक्स और वाई। ठीक है ना? क्या देखा आपने, इनकी पावर क्या है, एक्स और वाई। जो ये एक्स और वाई है ये ए बी के आपका समान हो सकती है। क्या बोला मैंने, एक्स और वाई ए बी नहीं है, एक्स वाई यहां पर जो स्टोइक्योमेट्रिक गुणांक है ए तथा बी के समान या
भिन्न हो सकती है, यानी कि समान भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, यानी कि समझ रहे हैं। अब इनका मान क्या होगा, ये कहां से निकालेंगे हम लोग, तो ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध होगा। ठीक है, एक्स और वाई का निर्धारण, एक्स वाई के मान का निर्धारण प्रायोगिक है, सैद्धांतिक नहीं है कि इतना मान है। प्रयोगों द्वारा आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से कौन सी, यानी कि आपने ए में चेंज किया जब, तो किस प्रकार से आपका अभिक्रिया का वेग था, ए की सांद्रता में परिवर्तन किया तो अभिक्रिया का वेग क्या था, उस केस में आपने बी की सांद्रता में कितना परिवर्तन। सपोज आपके पास पहले ये एक एक थी, एक ये था, ये भी एक था, तब अभिक्रिया का वेग कुछ रहा होगा एक्स था सपोज। ठीक है, जब आपने इससे एक से दो कर दिया, इसे भी एक से दो कर दिया, तो अभिक्रिया का वेग वाई हो गया। ठीक है, तो इस केस में तो आप दोनों की सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हो, लेकिन हो सकता है आपने इसे एक से तीन किया और इसे एक से एक ही रहने दिया, तब भी आपका अभिक्रिया का वेग बदल जाता है। तो यानी कि सिर्फ ए पर आपका अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है। तो उस केस में आपको देखना है एक्स और वाई आपका क्या निकल के आता है प्रयोगों द्वारा। ठीक है ना, चलिए इतना नोट करिए। चलिए अब इस समीकरण को एक मान लो, इसको हम यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो वेग बराबर आपका क्या आता है, ए की पावर एक्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई, ये आपका क्या है, वेग नियम। क्या है, वेग नियम। और यहाँ जो के आया है वो के आपका क्या है, वेग स्थिरांक। ठीक है, समीकरण 2, इसका अवकलन वेग को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर वाई डी टी इज इक्वल टू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया आपका, ये अवकलन वेव समीकरण हो गया। ओके, चलिए तो क्या समझे, ए और बी क्या थी, ए और बी हमने क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी जो ए अभिकारक है उसकी सांद्रता होगी, मोलर सांद्रता आप सपोज निकाल रहे हैं, और अगर हम अभिकारक बी को हमने ब्रैकेट में लिखा है, दैट मीन्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, यानी कि बी की मोलर सांद्रता वहां पर होगी, और फिर हमने उस पर क्या लगाया है, घातांक लगाए हैं एक्स और वाई, समझ रहे हो, जो कि ए और बी बिल्कुल भी नहीं है, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल नहीं हो सकती, हो भी सकती है किसी किसी केस में, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि, यानी कि ए और बी जो था वो था, उसकी अलग वैल्यू थी, यहाँ एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो प्रायोगिक मान होगा उसका। और हम निकाल क्या रहे हैं, हम रेट निकाल रहे हैं, वेग निकाल रहे हैं किसी अभिक्रिया का, और किसकी टर्म में निकाल रहे हैं, रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारकों की सांद्रताओं की पदों में निकाल रहे हैं, जहां पर कि उनकी सांद्रताओं को हमने घातांक दिए हैं कुछ, समझ रहे हैं, और फिर एक स्थिरांक से हम उसको गुणा कर रहे हैं, फिर आपका क्या आएगा, वेग का वहां पर मान आएगा, समझ रहे हैं। और ये हमने स्पष्ट कर ही दिया है कि एक्स और वाई ए और बी नहीं है, क्लियर है। चलिए तो इस लाइन को आप लिख लीजिए जो मैंने अभी बोला है कि वेग नियम, ये आपका जो वेग नियम है इसी को व्यंजक भी कहा जा सकता है, वेग व्यंजक, वेग नियम, वेग नियम वह व्यंजक होता है जो
वेग नियम वह व्यंजक होता है जो अभिक्रिया के वेग को, वेग जिसमें, ऐसे लिखो, वेग नियम वह व्यंजक होता है जिसमें अभिक्रिया के वेग को, जिसमें अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों पर घातांक लगाकर व्यक्त करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लिख लो पॉइंट एक बनाकर, वह का मतलब घातांक, ठीक है ना, घातांक किसी संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन समीकरण, वह किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्री, अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्री गुणांक के समान या भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, समझ आया क्या बोला? अभिक्रिया का जो वेग है हम उसकी को अभिकारकों की सांद्रता के पदों में व्यक्त कर रहे हैं, और अभिकारकों की जो सांद्रता है उनके लिए हम कोई घातांक निकाल रहे हैं और उन घातांकों के रूप में हम उसको व्यक्त कर रहे हैं। और वो घातांक क्या है? वो उन रासायनिक समीकरणों में जो अभिकारक है, या कोई भी जो आपने रासायनिक समीकरण ली है वो उसमें जो अभिकारक है संतुलन के पश्चात उसके जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक बनेंगे उनके समान भी वो घातांक हो सकते हैं और उससे अलग भी हो सकते हैं। यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि जो ए और बी है यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आ रहा है रासायनिक समीकरण में वही आपका एक्स और वाई होगा, वो नहीं होगा। ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है, वो प्रायोगिक मान होगा जिसको हम प्रयोगों द्वारा निकालेंगे। यानी कि जब हम देखेंगे कि सांद्रता में कितना चेंज आ रहा है, सांद्रता का मतलब क्या है? जब आपने दो अभिकारक लिए हैं तो उनके मान में कुछ ना कुछ कमी आ रही है, उनके मान में कमी आ रही है, और फिर आपका अभिकारक जो अभिक्रिया जो हो रही है उसमें उत्पाद बन रहा है। ठीक है ना, कितना उत्पाद बन रहा है, किस तरह से अभिक्रिया का वेग चल रहा है। तो यानी जब उन दोनों के मान में आपका कमी आएगी तो अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से निर्भर कर रहा है, क्या अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, ये आपको देखना है। या फिर उन दोनों अभिकारकों में से किसी एक का ही मान आपका घट रहा है, यानी कोई एक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, दूसरे की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अभिकारक की जो अभिक्रिया का वेग है वो बदल रहा है। इसका मतलब एक की ही सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है, क्योंकि दूसरे की सांद्रता में तो परिवर्तन ही नहीं हुआ, तब भी अभिक्रिया का वेग बदल गया। समझ रहे हो? या फिर आप क्या करते हैं, इसका मान स्थिर रख लेते हैं और दूसरे का मान आप परिवर्तित करते हैं, सांद्रता परिवर्तित करते हैं, क्या उस समय अभिक्रिया का वेग बदला? क्योंकि वो इसकी सांद्रता पर निर्भर ही नहीं कर रहा है।
तो चाहे आप इसकी सांद्रता में कितना भी परिवर्तन लाएं, अभिक्रिया का वेग नहीं बदलेगा। समझ रहे हो? तो यही हमें देखना है कि जब हमारे पास ए और बी दो हैं और हम ए की सांद्रता में परिवर्तन ला रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो रहा है। हम बी की सांद्रता में परिवर्तन ला रहे हैं, अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो रहा है। सपोज ए की सांद्रता में परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग बदल रहा है, लेकिन बी की सांद्रता में परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग नहीं बदल रहा है। उस केस में आप क्या कहेंगे, जो आपने पहले पढ़ा था कि अभिक्रिया का वेग जो है यानी कि वो बदलता है अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता बदलने से। हो सकता है दोनों की सांद्रता बदलने से अभिक्रिया का वेग बदले, हो सकता है किसी एक की सांद्रता से को बदलने से अभिक्रिया का वेग बदले, ये भी हो सकता है कि अभिक्रिया की सांद्रता जो है वो बहुत रेयर केस में अनअफेक्टेड रहे। तो ये सारे केस आप एक एक करके यहाँ पर पढ़ें। ओके, चलिए नोट करिए इतना। चलिए अब इस वेग का मान आप कैसे निकालेंगे। पहली चीज कि आपने किसी एक की सांद्रता को स्थिर कर दिया कि उसकी सांद्रता स्थिर है, तो हमारे दूसरे की सांद्रता में परिवर्तन आएगा। दूसरे की सांद्रता में किसी प्रकार से परिवर्तन आया है, उससे वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे आप निकाल सकते हैं। तो आपने क्या कहा, एक अभिकारक की सांद्रता को स्थिर रखने पर, ठीक है, या स्थिर रखकर आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर दो अभिकारक हैं तो दोनों अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन करके उनके फलन द्वारा, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर। ओके, चलिए उनके प्रारंभिक सांद्रताओं के फलन के रूप, ओके। चलो चलो इतना समझ में आया गया होगा। अभी तक समझ में नहीं आया होगा क्योंकि एग्जाम्पल नहीं देखा। एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल है आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया हो रही है। एक अभिक्रिया लिखिए, NO प्लस हाफ Cl2 NO प्लस हाफ Cl2 gives NOC। ठीक है, एक अभिक्रिया हो रही है, NO आपका हाफ Cl2 से रिएक्ट करके NOCl बना रहा, ठीक है ना। अब इसकी सांद्रताएं आप देख, इसके लिए अलग अलग सांद्रताएं दी गई हैं। NO की जो सांद्रता है, ठीक है, Cl की भी कुछ सांद्रता होगी Cl2 की, और NOCl का जो क्या होगा, वेग होगा, वो भी यहाँ पर दिया गया है। यानी कि अभिक्रिया का वेग, बेसिकली रेट जिसे आप लिख सकते हैं, यानी कि वेग, अभिक्रिया का वेग क्या है। चलो सांद्रता मैं बता देती हूँ। NO की सांद्रता है पहले केस में 0.05, ठीक है ना। सांद्रता मोल पर लीटर में आप ले सकते हैं अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात की जा रही है। ओके, इसकी भी 0.05 कॉन्सेंट्रेशन थी, उस केस में रेट आपका 1 × 10⁻³ ठीक है। दूसरा लीजिए, दूसरी स्थिति में क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन है NO का वो सेम ही रहता है 0.05, ठीक है, लेकिन इसका 0.15 हो जाता है। समझ रहे हैं। और वेग जो है आपका, वेग हो जाता है 3 × 10⁻⁻3। तीसरी स्थिति लिखिए,
0.15 आपका NO का वेग, NO की जो सांद्रता है वो होती है, और इसका वेट यही रहता है 0.05, और यहाँ जो आपका वेग हो जाता है वो 9 × 10⁻³ हो जाता है, 9 × 10⁻³ ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या है, देखो कॉन्सेंट्रेशन तो आपके पास है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है वो आपके पास है। आपको निकालना है कि यहाँ अगर हम इसके लिए वेग व्यंजक तैयार करते हैं तो जहां पर वेग क्या हो जाएगा, वेग बराबर क्या हो जाएगा आपका k × NO की पावर x और Cl2 की पावर y। तो ये x और y क्या होगा ये हमें निकालना है, समझ रहे हैं। यानी अगर NO की सांद्रता में हम कितने गुना परिवर्तन लाते हैं, x की वैल्यू क्या होगी, कितने गुना परिवर्तन लाते हैं, Cl2 में हम कितने गुना परिवर्तन लाते हैं जिससे कि इतना उसकी सांद्रता हो जाए, जिससे इतनी हो जाए, इतनी हो जाए, समझ रहे हैं। चलो हमने क्या बोला, दो स्थितियां हैं, पहला एक अभिकारक की सांद्रता को स्थिर रखकर हम देख सकते हैं, और दूसरा दोनों अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन कर उनके प्रारंभिक सांद्रताओं के फलन के रूप में भी हम x और y की गणना कर सकते हैं। ओके चलो अब अलग अलग केस लिख लो। पहली समीकरण इस वाले के लिए क्या आ जाएगी बताओ, वेग k बराबर क्या हो जाएगा, NO की सांद्रता कितनी है 0.05, ठीक है ना, इंटू यहां 0.05, इसकी पावर x, इसकी पावर क्या आएगी y आएगी, और वेग की वैल्यू आपको दी गई है ना, बराबर ये बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻³ ठीक है। दूसरा लिखो k बराबर 0.05 की पावर x, ठीक है, और गुणा 0.15 की पावर y इज इक्वल टू 3 × 10⁻³, ठीक है। तीसरा लिखो इस वाले के लिए k इज इक्वल टू 0.15 की पावर x इंटू 0.05 की पावर y इज इक्वल टू 9 × 10⁻³ ये समीकरण बना दिया आपने। अब निकालना क्या है, एक्स वाई की वैल्यू, ओके, और एक्स वाई का मान आपका एक ही तो आएगा, एक व्यंजक के लिए एक ही मान आएगा, ऐसा नहीं कि हर जगह अलग अलग आएगा। चलिए अब हम अलग अलग इक्वेशन दो केस में हम लेकर चलेंगे, ठीक है ना। पहला हम क्या बोल रहे हैं कि जो प्रारंभिक सांद्रता के फलन के रूप में आपने बोला, तो प्रारंभिक सांद्रता ये थी, इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है, इस प्रकार से हम लेकर चलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले और तीसरे में देखो इसकी सांद्रता आपकी फिक्स है, तो एक की सांद्रता फिक्स है, तो आप करेंगे इक्वेशन 3 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, यहाँ आपकी निकल कर आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है, और दूसरा आप करेंगे इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। जिसको मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला है ना, इनको आप कर सकते हैं, इक्वेशन 1 2 3, ये 1 हो गई, ये आपकी 2 हो गई, और ये 3, ठीक है ना। तो पहली में आपको 3 को 1 से डिवाइड करना है, दूसरी में आपको 2 को 1 से डिवाइड करना है, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आप करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आपका आने वाला जो सेशन होगा केमिस्ट्री का, उसमें हम इसे आगे कैलकुलेट करेंगे, कुछ और हम लोग एग्जाम्पल्स पर यहाँ पर बात करेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि वेग किस प्रकार से निकाला जा रहा है जब हम अभिकारकों को उनके घातांकों के साथ के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की कोटि। तो एक बार इसको तब तक पढ़ लेंगे, कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।